नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर बुलाई गई है। आप सब लोगों को मालूम है कि कल दिल्ली में 97 मिनट की मीटिंग मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री BS बस्सी के बीच में हुई। और पार्टी को ये कहते हुए बहुत तकलीफ़ है कि इतना बड़ा, इतना जघन्य अपराध हुआ, लोगों की आंखों के सामने हुआ। एक मासूम सी लड़की के ऊपर 35 चाकू के घाव किए गए, उसकी मृत्यु हो गई, दिन दहाड़े हादसा हुआ। उसके ऊपर मुस्तैदी के साथ, गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ से, बजाय उस कार्रवाई को एक तार्किक परिणति देने के, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस और पुलिस कमिश्नर का जो रवैया है वो बहुत ही तकलीफ़देह है, अफसोसनाक है। वो ये कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस लड़की को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उस पूरे हादसे के लिए। और मैं वर्बेटिम कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि लड़की ने प्रोवोक किया था। मुझे बहुत शर्म आ रही है बात बताते हुए कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से, जिनसे कि ये उम्मीद की जा रही है, दिल्ली के लोग ये उम्मीद करते हैं कि अपराध कम होगा, अपराध रुकेगा, वहाँ इतना जघन्य अपराध हो जाए और उस जघन्य अपराध के लिए बजाय उस पर कड़ी कार्रवाई करने के, उस मासूम सी लड़की को ये जिम्मेदार ठहराने की कोशिश अगर पुलिस कमिश्नर साहब खुद करते हैं, तो इसमें आप लोग खुद सोचिए कि आज दिल्ली की पुलिस की हालत क्या है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में कड़े कदम उठाने के लिए वक्त आ गया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पुलिस की व्यवस्था है वो किसी के प्रति कोई जवाबदेह नहीं है। लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार के प्रति, और चुनी हुई सरकार ही लोगों के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करती है, यही लोकतंत्र है। और अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसे लोगों के हाथ में होगी जिनकी कोई जवाबदेही किसी के प्रति नहीं होगी, तो वहाँ इसी तरीके के वाक़े और उस पर इसी तरीके से एक लड़की को ही उसके अपने कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ दिल्ली के कन्वीनर दिलीप पांडे जी भी हैं, जो आपको पूरी डिटेल देंगे कि इस पूरे मामले में किस तरीके से पूरी कार्रवाई नहीं की जा रही और लीपापोती करके पूरे मामले को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये ऊपर से हो रहा है। क्यों हो रहा है ये मेरे बिल्कुल मैंने अपने इतने लंबे चौड़े करियर में कभी इस तरीके से ना तो किसी पुलिस कमिश्नर को कहते हुए सुना है, और ना ही इस तरीके से इतने जघन्य अपराध पर इस तरीके से असंजीदगी का, असंवेदनशीलता का प्रमाण दिया गया है। क्योंकि ये वही पुलिस है जिसके बारे में संसद की, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने अपनी तीखी टिप्पणियां की हैं और कहा है कि दिल्ली के पुलिस को ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उसकी सोशल ऑडिटिंग की ज़रूरत है। ये संसद की कमेटी कह रही है, आम आदमी पार्टी नहीं कह रही। आम आदमी पार्टी की सरकार या आम आदमी पार्टी के नेता नहीं कह रही है। ये संसद की, पार्लियामेंट की होम मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी वो कह रही है। अभी तक उस सोशल ऑडिटिंग के प्रोसेस को शुरू नहीं किया गया, कहीं उसकी कोई जवाबदेही नज़र नहीं आ रही। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस तरीके का वाक़या दिल्ली के अंदर हुआ है, बजाय उसके अपराधियों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए,
पूरे मामले में संजीदगी दिखाई जाए, पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। और ये तब हो रहा है जब दिल्ली के अंदर खुद प्रधानमंत्री महोदय का कार्यालय है, वो खुद वहाँ मौजूद है, तब यह हादसा हो रहा है। आगे की जानकारी दिलीप जी। दोस्तों, अभी जो 3-4 दिन पहले घटना हुई है आनंद पर्वत में, वो उस समय दिल्ली के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। दिल्ली की आधी आबादी अभी भी नहीं समझ पाई कि उस नारे का मतलब क्या था जिसमें माननीय मोदी जी कह रहे थे कि बहुत हुआ नारी परवार अब की बार मोदी सरकार। क्योंकि एक 19 साल की बच्ची पर 1-2 बार नहीं, 35 बार वार किया गया। 35 बार उसके शरीर को चाकुओं से घोंप कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। एक अजीब सा संशय था मन में जिस दिन ये घटना आप सबके ज़रिए हम तक पहुंची। हमें ये पता चला कि जो मृतका के परिवार वाले हैं उनको एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है। हम बड़े हैरान हुए कि जो भारत की न्याय प्रणाली है, जो पुलिस व्यवस्था है, उसके अनुसार अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में विक्टिम का परिवार जाता है पुलिस थाने, एफआईआर दर्ज कराता है, शब्दशः उसी की भाषा में कानून कहता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और उसकी प्रति का मिलना उसका अधिकार है। जो विक्टिम की फैमिली है उसका अधिकार है। जब बहुत बड़े मामले होते हैं जिसमें राष्ट्र के आंतरिक बाह्य सुरक्षा का मसला हो, ऐसे मामलों में पुलिस के पास कुछ एक अधिकार है जिनमें वो एफआईआर की कॉपी अपने पास रख सकती है। लेकिन इस गोलमाल के पीछे का राज तब खुला जब हमारे हाथ इस मामले के एफआईआर की कॉपी लगी। ये एफआईआर की कॉपी है और 17 तारीख को 17 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी 1860 के तहत 3 धाराएं लगाई गई हैं। धारा 302, 324 और 34, ये 3 धाराएं लगाई गई हैं। 302 आप सब वाकिफ है। 324 धारदार हथियार से हत्या करने का प्रयास करना, ये वो मामला है। और जो आईपीसी का सेक्शन 34 है वो इसलिए लगाया जाता है जब एक से अधिक व्यक्ति किसी भी एक्ट में शामिल हो, मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व इन एन एक्ट। इस स्थिति में, इस दशा में धारा 34 लगाई जाती है। ये वो धाराएं हैं जो दिल्ली की पुलिस ने इस एफआईआर में लगाई हैं। इस एफआईआर की कॉपी का अगला पेज जहां पे एफआईआर का विवरण है, वो बहुत चौंकाने वाले तथ्य उजागर करता है आपके सामने। सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला तथ्य है वो यह है कि इस एफआईआर में ऊपर से 7वीं रो में सिर्फ एक शख्स का नाम है, एक भाई का नाम है जिसने चाकू मारा है, शनि। जिस वक्त ये घटना हुई उस गली में सैकड़ों लोग मौजूद थे, 50 लोग मौजूद थे और उन सब की जुबानी आप सब पता कर सकते हैं। आपको मालूम चल गया होगा कि लड़की के साथ मारपीट की शुरुआत शनि और इलू की मां ने की थी। यह तथ्य इस एफआईआर से छुपा दिया गया है और जो लड़की की मां है मीनाक्षी की, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, उनका वर्जन नहीं है। यह जबरदस्ती लिखी गई एफआईआर है। कहीं ना कहीं से साफ होता है, साबित होता है कि दिल्ली की पुलिस ने, आनंद पर्वत थाने से जुड़ी हुई पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं रिश्वत खाई है और शायद यह दिलासा दिया होगा इन दोनों लड़कों की मां को
कि मामला बहुत बड़ा हो रहा है, गंभीर हो रहा है, तुम्हारे दोनों बेटे फंस जाएंगे, कुछ खर्चा वर्चा करो तो हम एक बेटे को बचा सकते हैं। इस तरह के संवाद के होने की संभावना जान पड़ती है, वरना ऐसा कोई कारण हमारे पास नहीं है कि इस एफआईआर के अंदर जहां धारा कहती है कि एक से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं, सेक्शन 34 लगाया गया है, खुद ही लगाया है, जो पुलिस ने ही लगाया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पे एफआईआर के विवरण में और धाराओं में थोड़ी सी चूक हो गई चालाकी दिखाने में पुलिस की। जहाँ धारा लगी है एक से अधिक लोगों के आक्रमण करने की, वहाँ सिर्फ एक एक्यूज का नाम एफआईआर के अंदर है और वो है शनि, और पुलिस ने शनि और ईलू को छोड़ दिया, ईलू की माँ को भी इस एफआईआर से बरी रखा। ये पहला सबसे बड़ा झूठ इस मामले की लीपापोती के संदर्भ में पुलिस का नज़र में आता है। एफआईआर के आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब मीनाक्षी घायल होती है उसे अस्पताल ले जाया जाता है। एफआईआर की पंक्ति में पढ़ के सुना देता हूं। मौके पर झगड़े का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला क्राइम टीम को। यह दिल्ली पुलिस का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। मुझे शर्म आती है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब एक मजे हुए राजनेता की तरह पत्रकारों के सामने बयान देते हैं कि उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी सिस्टम के प्रति है। हम पूछना चाहते हैं बस्सी साहब से कि कौन से सिस्टम के हिसाब से आपकी क्राइम टीम वहां गई कि उनको एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। हम आपको बताना चाहेंगे बस्सी साहब कि हमारे अपने वॉलंटियर्स के फ़ोन में वहाँ के चश्मदीद गवाहों की रिकॉर्डिंग है और उन पे आप यकीन मत करिए। एक चश्मदीद गवाह ने लिखित में अपनी गवाही थाने में सबमिट की है, 18 तारीख की है ये गवाही। आपके थाने ने, आनंद पर्वत थाने ने 18 तारीख को उसकी इस गवाही को रिसीव किया है, जो इस बात का प्रमाण है, जो इस बात का सबूत है कि आपने 17 तारीख के एफआईआर में एक दिन पहले झूठ लिखा है। आपकी क्राइम टीम ने वहां किसी से गवाही लेने की कोशिश नहीं की, किसी से जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। आज भी वहां पे दर्जनों सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम गवाह हैं, हमें गवाही देनी पड़ेगी, वरना आज ये किसी और की बेटी के साथ हुआ है, कल ये हमारी माँ बहनों और बेटियों के साथ होगा। इस मामले में पूरा मोहल्ला चुप बैठने को तैयार नहीं है। और आपको शर्म नहीं आती कि आप एफआईआर में लिखते हैं कि आपकी क्राइम टीम को एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण से कई तरह के सवाल निकल के आते हैं। पहला सवाल, पुलिस ने झूठ क्यों कहा? पुलिस ने सारे आरोपियों के नाम एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज किए? पुलिस ने क्या पैसे का लेन देन करके ईलू और उसकी मां का नाम एफआईआर से हटाया? यह दिल्ली की जनता जानना चाहेगी, समझना चाहेगी। दूसरा प्रश्न बस्सी साहब से कि आपने झूठ क्यों लिखा एफआईआर में कि मौकाए वारदात पे आपकी क्राइम टीम को एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला? क्योंकि भागते भागते मीनाक्षी अपनी जान बचाने के लिए जिस घर में घुसी थी अपने पड़ोसी के, उस पड़ोसी की महिला चीख चीख के कह रही है कि मैं गवाह हूं और उन दोनों लड़कों ने और उसकी मां ने हमला किया है। लड़की की मां कहती है कि मेरे ऊपर दोनों ने चाकुओं से हमला किया, मेरे बाजू पे और मेरी पीठ पे हमला किया। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने आपको तीनों आरोपियों के नाम लिखने से इस एफआईआर के अंदर रोक दिया? एक बात। दूसरी बात, तमाम चश्मदीद गवाहों के उस गली में होने के बाद आपने एफआईआर में ऐसा क्यों लिखा कि आपकी क्राइम टीम को मौकाए वारदात पे एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला? ये दूसरा सवाल हम समझना चाह रहे हैं। तीसरी बात, कल जब अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की बस्सी साहब से मुलाकात हुई, बस्सी साहब ने बार बार ऐसा कहा कि 2 साल पहले जो कंप्लेन हुई थी वो तो मारपीट की थी। शर्म आनी चाहिए। जो कंप्लेन की कॉपी है उसकी हजारों, सैकड़ों, लाखों प्रतियां इस समय सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही हैं हस्तलिखित।
उसमें साफ साफ लिखा गया है कि किस प्रकार उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने की वो दोनों शोधे उस गली के अंदर बार बार कोशिश करते रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक लिखित कंप्लेन होने के बावजूद आप ना जाने किसके इशारे पे, ना जाने किस मंतव्य से आप आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मीनाक्षी के ऊपर ही दोष को मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात, आपने कहा लड़की ने प्रोवोक किया, आपने कहा लड़की ने थूका, आपने कहा लड़की ने थूका। बस्सी साहब, इस देश की, दिल्ली की महिलाएं, उनका सर शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि हर एक बलात्कार का आरोपी कोर्ट में जाता है तो यही बात कहता है कि लड़की ने उसे प्रोवोक किया। अगर लड़की ने आपकी बात को फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लिया जाए, अगर लड़की ने थूका, तो क्या आपका कानून इस बात की इजाज़त इस देश के नागरिकों को देता है कि किसी महिला के थूकने पे या प्रोवोक करने पे किसी भी सीमा पे इस देश के नागरिकों को उसके ऊपर चाकू से 35 बार हमला करके जान से मार देने का अधिकार है? आपने अपनी बातचीत में मुख्यमंत्री साहब के साथ हमें पता चला कि आपने इस बात का जिक्र किया कि हाँ, लड़के की मां ने 25 बार आपके पीसीआर वैन को 100 नंबर पे डायल किया। आपकी कौन सी मजबूरी है बस्सी साहब कि आप 25 बार बार लगातार विक्टिम की फैमिली द्वारा कंप्लेन करने की घटना को सिर्फ एक छोटी सी मारपीट बताकर, झगड़े की कंप्लेन बताकर खारिज कर देना चाहते हैं? आपका मन क्यों नहीं पसीज रहा है? एक व्यथित मां की कंप्लेन को सुनने की बजाय, उसको समझने की बजाय, उनके दुख दर्द को समझकर उनके दुख को दूर करने की बजाय आप सीधे सीधे उनकी 25 बार की गई कंप्लेन को खारिज कर देते हैं। एक बार सोच के देखिए, अगर वो आपकी माँ होती, अगर वो हमारी माँ होती, तो कैसी तकलीफें रही होंगी, कैसी मुश्किलें रही होंगी, कितना ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल रहा होगा उनके घर का कि उनको बार बार 25 बार 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाने की ज़रूरत पड़ रही होगी अपनी जान माल की इज्जत की सुरक्षा के लिए। बस्सी साहब, आपकी जो बातें हैं वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आप जानबूझकर विक्टिम के परिवार के ऊपर इस पूरे प्रकरण का दोष मढ़ना चाहते हैं और जो आरोपी हैं उन्हें बचाना चाहते हैं। और हमें यह भी समझ में आ रहा है कि इन आरोपियों को बचाकर दरअसल आप खुद को बचाना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस को बचाना चाहते हैं। रोजाना जो दिल्ली पुलिस का ही आंकड़ा है कि महिलाओं के प्रति अपराध इस शहर के अंदर बढ़ता जा रहा है, आप उन अपराध के आंकड़ों में तो कमी लाना चाहते हैं, लेकिन दरअसल आपके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि आप साफ नियत से, पूरी ईमानदारी से इस शहर के अंदर महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को खत्म करने की, कम करने की नीयत रखते हैं। और आखिरी में 2 बातें कहना चाहेंगे। बस्सी साहब, आपने बड़े अभिमान से कहा, एक मजे हुए राजनेता की तरह, कि 5 लाख एक को तो दे दिया है, 500 की लिस्ट है, हम पास ऑन कर देते हैं। तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप तो दिल्ली की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल होते जा रहे हैं। आपके लिए एक जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए या आर्थिक मदद रह गई है। हम चाहेंगे कि वो लिस्ट 500 लोगों की आप हमें सौंप दें। हम आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आपकी जिसके प्रति जवाबदेही है, माननीय मोदी जी के पास हम उस लिस्ट को लेकर जाएंगे, गृह मंत्रालय के पास उस 500 लोगों की लिस्ट को लेकर जाएंगे और मोदी जी से 2 निवेदन करेंगे। एक निवेदन तो ये कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को जिस प्रकार की भी आर्थिक या और भी साधनों की मदद हो सकती है वो करे, और दूसरी बात कि मोदी जी सीधे सीधे दिल्ली की पुलिस आपके अधीन आती है। आप विदेशों में घूमते रहते हैं, आपको मंगोलिया के, मडगास्कर के,
चाइना के, नेपाल के लोगों की बड़ी चिंता है। हम समझते हैं कि आप एक वैश्विक नागरिक का रूप ले चुके हैं, जो आपके पद के लिए बहुत आवश्यक भी है, लेकिन आपके अपने शहर के लोगों की जान खतरे में है। आप हफ्ते में घंटे 2 घंटे का वक्त निकालकर अपनी पुलिस के साथ बैठिए, उनके साथ मंत्रणा करिए, कुछ ऐसी कॉन्क्रीट योजनाएं बनाइए और जनता को बताइए कि दिल्ली की जनता पहले की तरह अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सके, ज़्यादा सेफ फील कर सके, अपने घर में लोग सुकून से जी सकें। और आपकी पुलिस और दिल्ली की जनता के बीच जो विश्वास का अंतर बढ़ता जा रहा है, या यूं कह लें कि ख़त्म होता जा रहा है, वो विश्वास का संगठन भी आपकी इस छोटी सी पहल से, आपके बिजी शेड्यूल से, इस निकले 2 घंटे से वो ट्रस्ट डेफिसिट भी ख़त्म किया जा सकता है। आगे की दिल्ली पुलिस को लेकर स्टैंडिंग कमेटी के जो कमिट्स हैं, फीडबैक हैं, उसके ऊपर राघव भाई आपसे बात करेंगे। जैसा कि अभी दिलीप जी ने आपको बताया, उसमें एक और अहम चीज़ है इसी मीनाक्षी मर्डर केस में, कि जो 2 आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं, उनको पुलिस रिमांड में ही नहीं लिया गया, सीधा जुडिशल कस्टडी भेज दिया गया, उनको पुलिस रिमांड में ही नहीं लिया गया। जो एंथुजियाज्म, जो अलैक्रिटी आम आदमी पार्टी के एमएलएस को पकड़ने के समय वो दिखाया जाता है, चाहे रात को 12 बजे एफआईआर करी जाए, 4 बजे गिरफ्तार करा जाए, 6 बजे पुलिस रिमांड में ले लिया जाए, वही अलैक्रिटी, एंथुजियाज्म, जज्बा मीनाक्षी मर्डर केस में क्यों नहीं दिखाया गया? इसका जवाब कमिश्नर साहब, बस्सी साहब को देना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। कल बस्सी साहब का बयान आप सबने सुना, उन्होंने कहा कि उनकी जवाबदेही पार्लियामेंट को है, सिस्टम को है, सोसाइटी को है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर्स की जो है, उसने अपनी 185th रिपोर्ट राज्यसभा में रखी 23 अप्रैल 2015 को, जिसका केवल एक अंश मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। उसमें यह पूछा गया कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स का जो मुद्दा है वो क्यों है, और क्या दिल्ली पुलिस एक लो क्राइम रेट प्रोजेक्ट करने के लिए नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स का सहारा ले रही है। यह पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बीएस बस्सी साहब से पूछा। अब बस्सी साहब ने उस पर क्या जवाब दिया, मैं अंग्रेजी में 2-3 लाइनें पढ़ देता हूं, उसके बाद आपसे हिंदी में वार्ता करूंगा। उन्होंने कहा, मोर द एफआईआर रजिस्टर्ड, मोर मैटर्स वी हैव टू इन्वेस्टिगेट and more charge sheets we have to file. In the earlier days, when a thief or gang is arrested, and if any of our investigating officers has to depose with regard to the bail in these 3 cases, he has to run from one court to another. Then he has to face a lot of problems. But now the number of courts has increased to 33. It means he has to depose before 33 courts. Many a times when a gang submits a bail application, then we have to send 2 to 4 officers to represent the cases. Thus the work has definitely increased. यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हम एफआईआर जब जब लिखते हैं, हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उन पे काम बहुत बढ़ जाता है, उन्हें एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी अथॉरिटी जाना पड़ता है, इसीलिए शायद नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स हो रही हैं, इसीलिए शायद दिल्ली पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है। अब इसका स्टैंडिंग कमेटी ने पूरी तरीके से खंडन करा, इनके आर्ग्यूमेंट्स को, रिमार्क्स को पूरी तरीके से खारिज करते हुए ये कहा, द कमिटी इज नॉट सेटिस्फाइड with the reply given in the context of action taken against erring officials with respect to non-registration of FIRs. The committee smells a rat here and finds that this is a clear case of conflict of interest where police officials themselves are investigating such cases. और आखिरी में ये कहा, the committee therefore feels that a social audit of the police system is the need of the hour. यानी कि ये कमेटी कह रही है कि दिल्ली पुलिस का एक सोशल ऑडिट होना चाहिए, और जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का ये बयान है कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स इसलिए हो रही हैं, एफआईआर्स को इसलिए नहीं दर्ज किया जा रहा है क्योंकि पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के बाद
एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाकर डिपोज करना पड़ता है, उस बयान को सिरे से खारिज करा। साथ ही साथ मैं एक बारी दिल्ली सरकार की डिमांड और आम आदमी पार्टी की डिमांड और दिल्ली की जनता की डिमांड दोहरा दूं कि यदि दिल्ली में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है, कई केसेस तो सामने आते हैं कि पुलिस वाले खुद अपराध में शामिल हैं, अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जो आंकड़े हैं या दिल्ली पुलिस के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, वो ये दिखलाता है कि क्राइम ग्राफ दिल्ली में दुगना हो चुका है। यदि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अधीन है दिल्ली पुलिस, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिनके अधीन है दिल्ली पुलिस, वो क्या कर रहे हैं? आर्टिकल 239AA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियरली कहता है कि दिल्ली पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसकी ज्यूरिसडिक्शन और अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान है। हमारी डिमांड बहुत सिंपल है, दैट द प्राइम मिनिस्टर मस्ट डिवोट सम टाइम to improve the law and order situation of the national capital of Delhi, national capital territory of Delhi, and if he is unable to do so, then he must relinquish the jurisdiction, must relinquish the authority over Delhi police and have it transferred to the democratically elected government of the NCT of Delhi.